कमरा। ये शब्द अब उस कार्यशाला के लिए बहुत छोटा लग रहा था। ये एक दुनिया थी, एक अलग युग था जो विदिशा के खंडहरों में सांस ले रहा था। और इस दुनिया के केंद्र में एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था जिसकी आंखों में सदियों का ज्ञान था, और वह अनिका से उसका नाम पूछ रहा था, जैसे वह कोई भूला हुआ पासवर्ड हो जिसे याद करने पर ही अगला दरवाजा खुलेगा। अनिका का दिमाग, जो इतने दिनों से धोखे, अभिनय और डर की भूल भुलैया में भटक रहा था, एक पल के लिए पूरी तरह से खाली हो गया। सच, उसे सच बोलना था। यह विचार इतना विदेशी, इतना खतरनाक लग रहा था कि झूठ बोलना ज्यादा आसान लगता। लेकिन उरोबोरस की आंखों में कोई धोखा नहीं था, कोई जाल नहीं था। उनमें सिर्फ एक गहरी, शांत समझ थी। एक ऐसे व्यक्ति की समझ जो पहले भी ऐसे असंभव सत्य का सामना कर चुका हो। अनिका, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी अपनी आवाज उसे बरसों बाद सुनाई दी हो। ऐसा लगा, मेरा नाम अनिका है। उरोबोरस ने सिर हिलाया, जैसे वह किसी पुराने दोस्त से मिल रहा हो। अनिका, उसने धीरे से दोहराया, उस नाम को अपनी जबान पर तौलते हुए। एक अच्छा नाम है, ऊर्जावान। इस पुराने, थके हुए शरीर के लिए थोड़ा ज्यादा ही जीवंत है, जिसमें तुम कैद हो। मैं मुंबई से हूं, अनिका ने आगे कहा। शब्द अब अपने आप बाहर आ रहे थे, जैसे किसी बांध के टूटने के बाद पानी बहने लगता है। 21वीं सदी से मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, और जब मेरी आंखें खुली तो मैं यहां थी, इस शरीर में। उसने अपनी पूरी कहानी कह डाली। कॉर्पोरेट रिट्रीट, जेल की कोठरी, वर्धमान, लावण्या, और वह निरंतर भय और अकेलापन जो उसका साथी बन चुका था। वह बोलती रही और उरोबोरस सुनता रहा। उसकी आंखों में सहानुभूति और एक गहरी, लगभग व्यक्तिगत उदासी थी। जब अनिका चुप हुई तो कमरे में एक लंबी खामोशी छा गई। तो तुम एक प्रतिध्वनि हो? उरोबोरस ने अंततः कहा। प्रतिध्वनि? अनिका ने पूछा। हाँ, उसने कहा, अपनी कुर्सी से उठकर उस अजीब खगोलीय नक्शे के पास जाते हुए। जब एक महान संगीत समाप्त होता है तो हॉल में उसकी गूंज कुछ देर तक तैरती रहती है। जब एक आत्मा अपने समय से पहले हिंसक रूप से बुझ जाती है तो ब्रह्मांड में एक खालीपन पैदा हो जाता है, एक शून्य। प्रकृति को खालीपन पसंद नहीं है अनिका, वह उसे भरने की कोशिश करती है। वह मुड़ा और अनिका की ओर देखा। विक्रम सिन्हा एक मूर्ख था। उसने मेरी कार्यशाला से कुछ ऐसा चुरा लिया जिसे वह समझता नहीं था, एक ऊर्जा स्रोत। उसने उसे सक्रिय करने की कोशिश की, यह सोचकर कि वह उसे असीमित शक्ति देगा, लेकिन उसने सिर्फ खुद को नष्ट कर दिया। उसकी आत्मा बाष्पीकृत हो गई। एक ही पल में वह इस दुनिया से मिट गया और अपने पीछे एक खाली, जीवित शरीर छोड़ गया। अनिका का दिल उस बेचारे, महत्वाकांक्षी लड़के के लिए एक पल को दुखी हो गया जिसे उसने कभी जाना नहीं था। और तुम्हारा शरीर, उरोबोरस ने आगे कहा, उसी समय एक अलग काल में नष्ट हो गया। लेकिन तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी चेतना, वह मजबूत थी। ब्रह्मांड के उस महान ताने बाने में तुम्हारी आत्मा ने विक्रम के खालीपन को महसूस किया, और उस शून्य ने तुम्हें अपनी ओर खींच लिया। तुम यहाँ किसी दुर्घटना से नहीं आई हो अनिका, तुम्हें एक खालीपन ने बुलाया है। अनिका के दिमाग में हजारों सवाल थे। तो आप भी? क्या आप भी? मेरी कहानी तुम्हारी कहानी से मिलती जुलती भी है और बहुत अलग भी, उरोबोरस ने कहा। उसकी आंखों में एक दूर की याद की परछाई तैर गई। मैं तुम्हारी तरह एक प्रतिध्वनि नहीं हूं, मैं एक यात्री हूं। एक ऐसा यात्री जो अपने घर से बहुत दूर भटक गया है और अब वापस जाने का नक्शा खो चुका है। वह अपनी कार्यशाला में रखी चीजों को देखने लगा। वे अजीब औजार, वे जटिल नक्शे, वे बुलबुलाते तरल पदार्थ। मैं यहां वर्षों से हूं, दशकों से। मैं इस दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा हूं, इसके नियमों को, इसके विज्ञान को, और मैं वापस जाने का एक रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अब अनिका को समझ आया, ये पागलपन नहीं था, ये एक बहुत ही तर्कसंगत, बहुत ही अकेला प्रयास था। एक ऐसा प्रयास जिसे वह अपनी आत्मा की हर कोशिका से समझ सकती थी। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? उसने पूछा। उसकी आवाज में एक ऐसी उम्मीद थी जो उसे लगा था कि वह हमेशा के लिए खो चुकी है। क्या आप मुझे वापस भेज सकते हैं? उरोबोरस ने उसे बहुत देर तक देखा।
उसकी आंखों में एक गहरा द्वंद्व था। शायद उसने अंततः कहा, लेकिन समय ने तुम्हें और मुझे एक बहुत ही अजीब चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है अनिका। वह अपनी मेज के पास गया और उस अधूरी पिस्तौल को उठाया। जब मैं यहाँ आया था तो मेरा एक ही लक्ष्य था, घर लौटना। लेकिन इतने वर्षों में मैंने इस दुनिया को देखा है। मैंने इसकी सुंदरता देखी है और इसकी क्रूरता भी। मैंने वर्धमान जैसे सत्ता के भूखे लोगों को देखा है और शूरसेन जैसे महत्वाकांक्षी योद्धाओं को भी। वे सब एक छोटे से तालाब की मछलियां हैं जो सोचती हैं कि उनका तालाब ही पूरा समुद्र है। उसकी आवाज में अब एक नई तीव्र ऊर्जा थी। वे इस दुनिया को नष्ट कर देंगे अनिका, अपनी छोटी छोटी लड़ाइयों में, अपनी अज्ञानता में। वे उस आग से खेल रहे हैं जिसे वे नियंत्रित नहीं कर सकते। और मैं सिर्फ तुम्हारे अग्निचूर्ण की बात नहीं कर रहा। वह अनिका के पास आया और उसके सामने खड़ा हो गया। तुम्हारे आने से सब कुछ बदल गया है। तुम सिर्फ एक प्रतिध्वनि नहीं हो, तुम एक उत्प्रेरक हो। तुम्हारे पास एक ऐसा ज्ञान है जो इस दुनिया के भविष्य को आकार दे सकता है। तुम वर्धमान और शूरसेन के खेल में एक मोहरा बन सकती हो, या तुम मेरे साथ मिलकर इस खेल को ही बदल सकती हो। मैं समझी नहीं, अनिका ने कहा। उरोबोरस ने अपनी कार्यशाला के सबसे अंधेरे कोने में रखे एक बड़े ढके हुए पर्दे की ओर इशारा किया। तुम घर जाना चाहती हो, उसने कहा, और मैं भी। लेकिन अब मेरा लक्ष्य सिर्फ लौटना नहीं है। मेरा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि जब हम यहां से जाएं तो अपने पीछे एक बेहतर दुनिया छोड़कर जाएं, न कि एक जलता हुआ खंडहर। उसने पर्दे को एक झटके में खींच दिया। अनिका की आंखें अविश्वास से फैल गईं। पर्दे के पीछे कोई मशीन या कोई हथियार नहीं था। वहां एक विशाल जटिल संरचना थी जो कांच, धातु और चमकते हुए क्रिस्टलों से बनी थी। उसके केंद्र में एक खाली जगह थी और उसके चारों ओर तारों और ग्रहों के मॉडल घूम रहे थे। लेकिन यह विदिशा का सौर मंडल नहीं था, ये कोई और आकाश गंगा थी। ये क्या है? अनिका ने फुसफुसाते हुए पूछा। ये एक बीज है, उरोबोरस ने कहा। उसकी आंखों में एक जुनूनी, लगभग पागल चमक थी। एक नई शुरुआत का बीज। तुम इसे एक दरवाजा कह सकती हो। वह मुड़ा और अनिका की आंखों में आंखें डालकर बोला। उसकी आवाज अब किसी थके हुए बूढ़े आदमी की नहीं, बल्कि किसी भविष्यवक्ता की थी। तो तुम्हारे पास एक विकल्प है अनिका। या तो तुम वर्धमान के सुनहरे पिंजरे में लौट जाओ, अपनी जान बचाने के लिए झूठ पर झूठ बोलो और देखो यह दुनिया धीरे धीरे खुद को कैसे नष्ट करती है, या तुम मेरे साथ रहो। उसने उस अविश्वसनीय मशीन की ओर इशारा किया। तुम मुझे इस दुनिया के बारे में सिखाओ, इसकी राजनीति, इसके लोग, इसकी भाषा, और मैं तुम्हें ब्रह्मांड के उन नियमों के बारे में सिखाऊंगा जिनका जिक्र तुम्हारी विज्ञान की किताबों में भी नहीं है। तुम मेरी भागीदार बनो, एक मोहरा नहीं बल्कि एक और खिलाड़ी। उसने एक पल का मौन लिया, अपने अंतिम शब्दों को सबसे ज्यादा वजन देते हुए। तुम घर लौटना चाहती हो, मैं एक बेहतर दुनिया बनाना चाहता हूं। शायद हम दोनों के रास्ते एक ही मंजिल पर जाकर मिलते हैं। ये एक प्रस्ताव था, ये एक चुनौती थी, और ये एक ऐसा भविष्य था जिसकी अनिका ने अपने सबसे जंगली सपनों में भी कल्पना नहीं की थी। उसे चुनना था अतीत की एक भूली बिसरी याद बनकर जीना, या एक ऐसे भविष्य का हिस्सा बनना जो अभी लिखा जाना बाकी था। विकल्प। यह शब्द अनिका के सामने किसी भौतिक वस्तु की तरह खड़ा था। एक ओर वर्धमान का सुनहरा पिंजरा था जिसकी सलाखें परिचित थीं, जिसका डर जाना पहचाना था, और दूसरी ओर उरोबोरस का यह प्रस्ताव था, एक अज्ञात ब्रह्मांड का दरवाजा, एक ऐसी साझेदारी जिसका कोई नक्शा नहीं था, कोई नियम नहीं था। उसने उस अविश्वसनीय मशीन को देखा जो कांच और धातु का एक खामोश सपना थी, और फिर उसने उस बूढ़े व्यक्ति की आंखों में देखा जिसमें एक खोए हुए यात्री का अकेलापन और एक निर्माता का जुनून एक साथ बसता था। उसने उस अकेलेपन को पहचाना। यह वही अकेलापन था जो वह हर रात अपने भव्य कक्ष के एकांत में महसूस करती थी। वह एक ऐसे व्यक्ति से मिली थी जो न सिर्फ उसका सच जानता था बल्कि उसके सच को समझता भी था। मैं, उसने कहना शुरू किया। उसकी आवाज अब भी कमजोर थी, लेकिन उसमें एक नई दृढ़ता थी। मैं आपकी मदद करूंगी। उरोबोरस की आंखों में एक पल के लिए राहत की एक गहरी लहर तैरी,
जिसे उसने तुरंत अपनी शांत विद्वतापूर्ण शांति के पीछे छिपा लिया। यह एक बुद्धिमानी का निर्णय है अनिका, उसने कहा, लेकिन इस नए खेल का पहला नियम है जीवित रहना, और उसके लिए तुम्हें वापस लौटना होगा उनके पास, और तुम्हें एक ऐसी कहानी की जरूरत होगी जिस पर वे विश्वास करने के लिए मजबूर हो जाएं। अनिका का दिमाग चकरा गया। मैं उन्हें क्या बताऊंगी कि मैं जहर पीकर मर रही थी और एक रहस्यमयी बूढ़े ने मुझे एक नीले तरल से ठीक कर दिया? नहीं, उरोबोरस मुस्कुराया। तुम उन्हें वह कहानी बताओगे जो वे सुनना चाहते हैं। तुम उन्हें एक और चमत्कार दोगी। उसने अपनी कार्यशाला की एक अलमारी से सूखी हुई संजीवनी मूल की एक जड़ निकाली, वही पौधा जिसे सोमकीर्ति ने बाहर उखाड़ा था। तुम उन्हें बताओगे कि मैं एक प्राचीन गुमनाम ऋषि हूं जो इन पहाड़ियों पर तपस्या करता है, उरोबोरस ने योजना को आकार देते हुए कहा। तुम बताओगे कि जब तुमने मृत्यु के सबसे करीब थे तो तुम्हारी दिव्य दृष्टि ने मेरी ऊर्जा को महसूस किया। तुम बताओगे कि मैं तुम्हारी पीड़ा से द्रवित होकर बाहर आया। और मेरा ठीक होना? अनिका ने पूछा। वह चमत्कार का केंद्र होगा, उरोबोरस ने कहा। तुम उन्हें बताओगे कि मैंने तुम्हें कोई औषधि नहीं दी। मैंने प्राण हस्तांतरण की एक प्राचीन लुप्त हो चुकी योग क्रिया का प्रयोग किया। मैंने अपनी जीवन ऊर्जा का एक अंश तुम्हें देकर विष को तुम्हारे शरीर से बाहर निकाला। यह क्रिया इतनी शक्तिशाली है कि इसने तुम्हारे और मेरे बीच एक स्थायी ऊर्जा सेतु बना दिया है। अनिका की आंखें फैल गईं। ये झूठ इतना साहसिक, इतना अविश्वसनीय था कि यह सच लग सकता था। इसका क्या फायदा होगा? इसके कई फायदे हैं, ओरोबोरस ने कहा। उसकी आंखें किसी शतरंज के ग्रैंडमास्टर की तरह चमक रही थीं। पहला, ये तुम्हारे चमत्कारी रूप से ठीक होने की व्याख्या करता है। दूसरा, ये मेरी पहचान को एक ऐसे रहस्यमयी शक्तिशाली ऋषि के रूप में स्थापित करता है जिससे वर्धमान भी सीधे तौर पर उलझने से डरेगा। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, यह तुम्हें भविष्य में यहां वापस आने का एक अकाट्य कारण देता है। तुम उन्हें कह सकती हो कि उस प्राण सेतु के कारण तुम्हें अपनी ऊर्जा को संतुलित करने के लिए समय समय पर मेरे पास आना ही होगा। ये एक निखुंट योजना थी। ये एक ऐसा मायाजाल था जो उसे एक ही समय में सुरक्षा भी देता था और स्वतंत्रता भी। उरोबोरस ने संजीवनी मूल की जड़ उसके हाथ में थमा दी। यह ले जाओ, उन्हें कहना कि मेरी प्राण क्रिया ने इस जड़ को अभिमंत्रित कर दिया है। अब यह किसी भी विष का सबसे शक्तिशाली तोड़ है। ये वर्धमान को देने के लिए एक शानदार उपहार होगा। वह शक्ति के भूखे हैं और ऐसी चीजों को इकट्ठा करना पसंद करते हैं। अनिका ने उस जड़ को कसकर पकड़ लिया। उसका दिमाग अब पूरी तरह से साफ था। वह जानती थी कि उसे क्या करना है। मैं तैयार हूं, उसने कहा। उरोबोरस ने उस गुप्त दरवाजे को खोला। बाहर चांद अब ढलने लगा था और सुबह की पहली हल्की सी सफेदी आकाश में फैल रही थी। 20 अंगरक्षक और आचार्य सोमकीर्ति किसी मूर्ति की तरह इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरों पर थकान और बेचैनी थी। जैसे ही दरवाजा खुला और उन्होंने उरोबोरस को और उसके पीछे चलती हुई अनिका को देखा तो एक सामूहिक अविश्वास की सांस हवा में गूंजी। अनिका जीवित थी। सोमकीर्ति दौड़कर आगे बढ़े। विक्रम, तुम जीवित हो? ये कैसे हुआ? अनिका ने उरोबोरस की ओर देखा। उरोबोरस ने सोमकीर्ति को ऐसे देखा जैसे कोई पहाड़ किसी चींटी को देख रहा हो। ये युवक मृत्यु के द्वार पर था, उरोबोरस ने अपनी गहरी रहस्यमयी आवाज में कहा। लेकिन इसकी आत्मा में एक ऐसी ज्योति है जिसे बुझने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। मैंने बस उस ज्योति को अपनी सांसों की हवा दी है। वह अंगरक्षकों के सरदार की ओर मुड़ा। अब यह तुम्हारा है, इसे ले जाओ। लेकिन याद रहे, इसका शरीर अब भी नाजुक है और यह अब पहले जैसा नहीं रहा। हमारे बीच एक सेतु बन चुका है। इसे मेरी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती रहेगी। यह कहकर वह मुड़ा और एक शब्द और कहे बिना अपनी कार्यशाला के अंधेरे में गायब हो गया। गुप्त दरवाजा एक गड़गड़ाहट के साथ बंद हो गया, जैसे पहाड़ ने अपना राज वापस अपने सीने में छिपा लिया हो। वापसी की यात्रा खामोशी में बीती, लेकिन यह एक अलग तरह की खामोशी थी। अब इसमें डर नहीं, बल्कि एक गहरा, लगभग धार्मिक विस्मय था।
सोमकीर्ति लगातार अपनी पुस्तिका में कुछ लिखते जा रहे थे। उनके होंठ प्राण हस्तांतरण जैसे शब्द बुदबुदा रहे थे। पहरेदार अनिका को अब किसी कैदी की तरह नहीं, बल्कि किसी जीवित चमत्कार की तरह देख रहे थे। जब वे राजकीय विज्ञान परिषद पहुंचे तो सूरज उग चुका था। वर्धमान अपने अध्ययन कक्ष में उनका इंतजार कर रहा था। जब उसने चलती फिरती सांस लेती हुई अनिका को देखा तो उसके अभेद्य चेहरे पर पहली बार एक स्पष्ट अनियंत्रित आश्चर्य का भाव आया। अनिका ने उसे पूरी कहानी सुनाई, वही कहानी जो उरोबोरस ने गढ़ी थी। उसने प्राण सेतु और उस रहस्यमयी गुमनाम ऋषि का जिक्र किया और अंत में उसने वह अभिमंत्रित संजीवनी मूल की जड़ उसकी मेज पर रख दी। ऋषि ने कहा है कि यह अब किसी भी विष का तोड़ है। अनिका ने कहा, यह राज्य की संपत्ति है प्रधान आचार्य, आपके संरक्षण में रहनी चाहिए। वर्धमान ने उस जड़ को उठाया और उसे अपनी उंगलियों में घुमाया। उसका दिमाग इस नई अविश्वसनीय जानकारी को संसाधित करने की कोशिश कर रहा था। वह विक्रम की कहानी पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रहा था, लेकिन वह उसे नकार भी नहीं सकता था। सोमकीर्ति का विस्मय और 20 अंगरक्षकों की गवाही इस कहानी को एक ठोस आधार दे रही थी। एक नया खिलाड़ी मैदान में आ चुका था, एक ऐसा खिलाड़ी जिसे वह देख नहीं सकता था, जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकता था और जो उसके सबसे कीमती हथियार पर एक अजीब सा अधिकार रखता था। ठीक है, उसने अंततः कहा, अपनी भावनाओं को फिर से अपने मुखौटे के पीछे छिपाते हुए। तुम अब आराम करो विक्रम, तुम्हें इसकी बहुत आवश्यकता है। अनिका अपने कक्ष में लौट आई। वह शारीरिक रूप से थकी हुई थी, लेकिन उसका मन पहले कभी इतना जागृत नहीं था। वह अब वर्धमान का कैदी नहीं थी, नहीं शूरसेन का मोहरा। वह उरोबोरस की भागीदार थी। वह एक प्रतिध्वनि थी जिसने अपनी आवाज ढूंढ ली थी। उसने बिस्तर के नीचे से उस ठंडी भारी पिस्तौल को निकाला। ये अब सिर्फ एक खतरनाक राज्य नहीं था, ये एक वादा था, एक नई शुरुआत का, एक नए खेल का। उसने पिस्तौल को अपने हाथ में तौला। खेल शुरू हो चुका है, उसने सोचा, और इस बार नियम में लिखूंगी। वापसी के बाद के कुछ दिन एक अजीब शांत धुंध में बीते। अनिका अब परिषद की सिर्फ एक विलक्षण खोज नहीं थी, वह एक जीवित किंवदंती बन चुकी थी। आयला, लिविंग लेजेंड। यहां तो मेरी हालत उस ट्रेनी जैसी है जिसे अचानक सीईओ बना दिया गया हो और उसे पता ही ना हो कि कंपनी बेचती क्या है। उसने मन में सोचा, जब आचार्य सोमकीर्ति उसके सामने किसी पूज्य ग्रंथ की तरह झुककर अभिवादन कर रहे थे। उसकी यह शांत भ्रमपूर्ण दुनिया ज्यादा दिन नहीं चली। एक दोपहर उसे एक बार फिर वर्धमान के अध्ययन कक्ष में बुलाया गया। लो भाई, आ गया बॉस का बुलावा। लगता है आज फिर से परफॉर्मेंस रिव्यू होने वाला है। इस बार माहौल पहले से ज्यादा गंभीर था। वर्धमान की आंखों में कोई प्रशंसा नहीं थी, सिर्फ एक ठंडी टारगेट पूरा हुआ या नहीं वाली अपेक्षा थी। मुझे आशा है कि तुम्हारा स्वास्थ्य अब बेहतर है विक्रम, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में उतनी ही गर्मजोशी थी जितनी मुंबई की ट्रैफिक में किसी ऑटो वाले की होती है। आपकी कृपा है प्रधानाचार्य, अनिका ने उत्तर दिया। अच्छा है, वर्धमान ने कहा, क्योंकि अब आराम का समय समाप्त हो गया है। तुम्हारी उस गुप्त मुखबिर वाली कहानी ने मुझे बहुत प्रभावित किया था, लेकिन कहानियों से राज्य नहीं चलते विक्रम, सूचना से चलते हैं। वह आगे की ओर झुका, उसकी नजरें किसी भाले की तरह चुभ रही थीं। इतने दिन बीत गए, तुम्हारे उस रहस्यमयी मुखबिर ने तुम्हें सेना अमात्य शूरसेन के बारे में कोई नई जानकारी तो दी ही होगी। मुझे जानना है कि वह क्या कर रहा है, वह किससे मिलता है, उसकी योजनाएं क्या हैं। ये वही सवाल था जिसका अनिका को डर था। एक सीधी नंगी तलवार, गई भैंस पानी में। ये तो मुझसे मेरे सबसे अच्छे दोस्त की जासूसी करने को कह रहा है, जिसके बारे में मैंने खुद ही इसे झूठी कहानी सुनाई थी। ये तो वैसा ही है जैसे बॉस पूछे कि तुमने जो सेल्स के झूठे नंबर दिखाए थे, अब उन क्लाइंट से असली पैसे लेकर आओ। वॉट लग गई। उसे एक ऐसे जासूस से जानकारी लानी थी जो मौजूद ही नहीं था, एक ऐसे सहयोगी के खिलाफ जिसका वह खुद हिस्सा थी। उसे अपनी महिला वाली भावनात्मक समझ का इस्तेमाल करना था। वर्धमान सिर्फ जानकारी नहीं चाहता था, वह उसकी वफादारी को तौल रहा था।
वह यह देखना चाहता था कि क्या वह दबाव में टूट जाएगी। ओके अनिका, चिल। ये बंदा सिर्फ फैक्ट्स नहीं, इमोशंस का गेम खेल रहा है। इसके ईगो को थोड़ा मसाज करना पड़ेगा। ऐसा लगना चाहिए कि मैं इसके लिए कितनी मेहनत कर रही हूँ। उसने अपनी आवाज में एक नई गंभीरता लाते हुए कहा, प्रधान आचार्य, मेरे मुखबिर ने संपर्क किया था, लेकिन जानकारी वह सीधी नहीं है, वह पहेलियों में बात करती है। हाँ बेटा, पहेलियां तो होंगी ही, जब कहानी लिखने वाली और सुनने वाली दोनों मैं ही हूँ। उसने मुझे कुछ परेशान करने वाली बातें बताई हैं, अनिका ने कहानी गढ़ते हुए कहा। शूरसेन की कुछ उत्तरी सीमा के सरदारों के साथ गुप्त बैठकें और अग्नि पर्वत से लाए गए किसी विशेष काले पत्थर का जिक्र। ये पूरी तरह से मनगढ़ंत था, एक ऐसा चारा जिसे उसने वर्धमान के शक को और गहरा करने के लिए फेंका था। वर्धमान की आंखें तन गईं। काले पत्थर, गुप्त बैठकें, इसका क्या अर्थ हो सकता है? इसका अर्थ यह है कि तू पूरा बुद्धू है जो मेरी बकवास पर यकीन कर रहा है। वह मन में मुस्कुराई, फिर उसने अपनी चाल चली। यही तो समस्या है प्रधान आचार्य। मेरे मुखबिर की जानकारी और मेरी अपनी दिव्य दृष्टि, दोनों के संकेत अस्पष्ट हैं। जब से उस ऋषि ने मेरी जान बचाई है, मुझे लगता है कि मेरे और उनके बीच बने प्राण सेतु ने मेरी क्षमताओं को प्रभावित किया है। मेरा सिग्नल वीक हो गया है, जैसे वाईफाई का राउटर दूर रख दिया हो। मुझे लगता है, उसने अपनी अंतिम बात कही, कि केवल वही ऋषि ही इन संकेतों का सही अर्थ समझने में मेरी मदद कर सकते हैं। मुझे अपनी ऊर्जा को संतुलित करने और अपनी दृष्टि को फिर से रीकैलिब्रेट करने के लिए उनके पास एक बार फिर जाना होगा। ये एक शानदार झूठ था। उसने वर्धमान की दोनों समस्याओं, शूरसेन की जासूसी और अपनी विश्वसनीयता को एक ही समाधान से जोड़ दिया था। वर्धमान ने उसे बहुत देर तक घूरा। वह समझ रहा था कि यह बहुत सुविधाजनक था, लेकिन वह उस चमत्कारी ऋषि के तर्क को कैसे काट सकता था? ठीक है, उसने अंततः कहा। उसकी आवाज में एक ऐसी ठंडक थी जिसने अनिका के रोंगटे खड़े कर दिए। तुम जाओगे? यस, प्लान सक्सेसफुल। अब मिलेगा थोड़ा मी टाइम और उस टोनी स्टार्क वाले अंकल से थोड़ी गपशप का मौका। अनिका ने राहत की एक सांस लेनी चाहिए, लेकिन वर्धमान के अगले शब्दों ने उसे वहीं रोक दिया। इस बार उसने अपनी शांत घातक आवाज में कहा, तुम मेरे सबसे कुशल जासूस छाया के संरक्षण में जाओगे। तुम उसे देख नहीं पाओगी, सुन नहीं पाओगी, लेकिन वह तुम्हें हर पल देखेगा। अनिका चुपचाप बैठी रही। उसका खून बर्फ की तरह जम चुका था। आयला, ये तो पर्सनल बॉडीगार्ड नहीं, परमानेंट क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन कैमरा लगा दिया मेरे पीछे। अब मैं उस ऋषि से अपनी सीक्रेट मीटिंग कैसे करूंगी? वॉट लग गई, पूरी तरह से वॉट लग गई। यात्रा, यह शब्द अब किसी सफर का नहीं, बल्कि एक ऐसे कांच के गलियारे में चलने का अनुभव था जिसकी दीवारें अदृश्य थीं, पर उतनी ही ठोस थीं। अनिका एक सजी हुई पालकी में बैठी थी, लेकिन उसे लग रहा था जैसे वह एक नंगी तलवार की धार पर चल रही हो। उसके चारों ओर वर्धमान के सशस्त्र अंगरक्षक थे, लेकिन वह जानती थी कि असली पहरेदार वह नहीं थे। असली पहरेदार हवा में था, पेड़ों की सरसराहट में था, या शायद उसकी अपनी पालकी की छत पर एक खामोश परछाई की तरह लेटा हुआ था। छाया, यह नाम उसके दिमाग में किसी जहरीले कीड़े की तरह रेंग रहा था। उसे अपनी 21वीं सदी की दुनिया की याद आई, जहां तकनीक ने गोपनीयता को लगभग खत्म कर दिया था। एक थर्मल कैमरा, एक छोटा सा बग डिटेक्टर या एक ड्रोन, वह कुछ भी दे सकती थी, बस यह जानने के लिए कि वह कहाँ है। लेकिन यहाँ वह अपनी इंद्रियों और एक धड़कते हुए दिल के अलावा पूरी तरह से निहत्थी थी। यह असहायता, यह तकनीक की अज्ञानता उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उसे लगता था कि वह एक ऐसी भाषा में लड़ रही है जिसकी वर्णमाला वह भूल चुकी है। जब वे पुराने शिल्पी विहार के खंडहरों में पहुंचे तो दिन ढल रहा था। सूरज की आखिरी किरणें टूटी हुई इमारतों पर एक उदास सिंदूरी रंग बिखेर रही थीं। अंगरक्षकों ने पिछले बार की तरह ही पूरे इलाके को घेर लिया, लेकिन इस बार उनकी सतर्कता में एक नया तनाव था। वे भी जानते थे कि वे अकेले नहीं हैं। अनिका पालकी से उतरी। उसे सीधे उरोबोरस की कार्यशाला की ओर जाना था, लेकिन वह उस गुप्त दरवाजे को कैसे खोलती? वह बस वहां जाकर उसे धक्का तो नहीं दे सकती थी।
उसने अपने किरदार को पूरी तरह से ओढ़ लिया। वह धीरे धीरे एक कमजोर लेकिन दृढ़ साधक की तरह उस ढी हुई दीवार की ओर बढ़ने लगी। यहीं उसने अपनी आवाज में एक रहस्यमयी थकान लाते हुए कहा, ऋषि के साथ मेरा प्राण सेतु सबसे ज्यादा यहीं पर स्पंदित होता है। यही वह स्थान है जहां ऊर्जा का संगम होता है। अंगरक्षक एक सम्मानजनक दूरी पर रुक गए। वे इस दिव्य नाटक में हस्तक्षेप करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। अनिका उस गुप्त दरवाजे के ठीक सामने जमीन पर बैठ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे वह गहरे ध्यान में जा रही हो। उसका दिल उसके सीने में किसी बंदी पक्षी की तरह फड़फड़ा रहा था। क्या ओरोबोरस समझेगा? क्या वह इस मूक अभिनय का संकेत पकड़ पाएगा? मिनट बीतते गए। हवा में सिर्फ झींगुरों की आवाज और अंगरक्षकों की बेचैन सांसें थीं। तभी दीवार का वही हिस्सा जिसके सामने अनिका बैठी थी, एक खामोश सरसराहट के साथ धीरे से अंदर की ओर खिसका। इस बार कोई गड़गड़ाहट नहीं हुई। ये इतना शांत था कि अगर कोई ध्यान न दे रहा हो तो उसे पता भी न चले। उरोबोरस दरवाजे पर खड़ा था। उसका चेहरा शांत और गंभीर था, जैसे उसे अनिका के आने की पहले से ही उम्मीद थी। ऊर्जा का स्पंदन मुझे यहाँ खींच लाया, उसने अपनी गहरी गूंजती हुई आवाज में कहा, जो स्पष्ट रूप से उन अंगरक्षकों के लिए थी। तुम्हारी आत्मा बेचैन है बालक, भीतर आओ। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके उत्तर एकांत में ही मिलते हैं। ये एक निमंत्रण था और एक आदेश भी। अनिका उठी और बिना एक शब्द कहे उस रहस्यमयी कार्यशाला के अंधेरे में प्रवेश कर गई। दरवाजा उनके पीछे उतनी ही खामोशी से बंद हो गया। अंदर का माहौल बदला नहीं था। वही भट्टी, वही कांच के बीकर, वही खगोलीय नक्शे। तुम अकेले नहीं हो, उरोबोरस ने बिना कोई भूमिका बांधे फुसफुसाते हुए कहा। मुझे पता है, अनिका ने उतनी ही धीमी आवाज में उत्तर दिया। उसका नाम छाया है। वह एक भूत है। हर भूत की एक सीमा होती है, उरोबोरस ने कहा। उसकी नजरें दरवाजे की ओर थीं, जैसे वह उसके पार देख सकता हो। उसे भौतिक रूप से यहाँ आने की अनुमति नहीं है, लेकिन उसके कान इन दीवारों से भी ज्यादा पतले हैं। हमें बहुत सावधानी से बात करनी होगी। और फिर दो समानांतर संवाद शुरू हुए। तो बताओ बालक, उरोबोरस ने अपनी आवाज को सामान्य करते हुए कहा, ताकि बाहर खड़े किसी व्यक्ति को भी सुनाई दे। तुम्हारी दिव्य दृष्टि में क्या बाधा है? कौन सी परछाई सत्य को धुंधला कर रही है? ऋषिवर, अनिका ने उसी लहजे में जवाब दिया। परछाई बहुत गहरी है। वह मेरे हर विचार को, हर संकेत को ढक लेती है। मुझे एक ऐसी साजिश का आभास हो रहा है जो मेरे अनुमान से कहीं ज्यादा जटिल है। एक ऐसा विष जो सीधे हृदय पर वार नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे रक्त में घुलता है। वह एक ही समय में वर्धमान के जासूस और असली विद्रोह दोनों के बारे में बात कर रही थी। ओरोबोरस ने सिर हिलाया। और तुम उस विष का नाम जानना चाहते हो, लेकिन याद रखो, कुछ विषों का नाम जान लेना ही उन्हें और भी घातक बना देता है। कभी कभी ज्ञान को परखने के लिए उसे अंधेरे में भी देखना पड़ता है। तुम्हें अपनी आंखों पर नहीं, अपनी अनुभूति पर विश्वास करना सीखना होगा। वह उसे बता रहा था कि छाया का नाम या पहचान जानने की कोशिश मत करो, उसे महसूस करने की कोशिश करो। लेकिन मैं कैसे विश्वास करूं जब सत्य के हर स्रोत पर ही एक पहरा बैठा हो? अनिका ने अपनी असली हताशा को एक दार्शनिक सवाल में पिरोते हुए कहा। तुम पहरे को तोड़ने की कोशिश मत करो, उरोबोरस ने उत्तर दिया। तुम पहरेदार को ही अपना रास्ता बना लो। उसे वह दिखाओ जो वह देखना चाहता है, और वह तुम्हें उस जगह ले जाएगा जहां तुम जाना चाहती हो। ये एक सीधी सलाह थी। वर्धमान को छोटी छोटी सच्ची लगने वाली झूठी सूचनाएं दो, ताकि वह तुम पर और भी ज्यादा भरोसा करने लगे। वह अपनी मेज के पास गया और एक छोटा चिकना काला पत्थर उठाया। उस पर उरोबोरस का वही चिन्ह, एक सांप जो अपनी पूंछ खा रहा था, बहुत ही महीन तरीके से उकेरा गया था। ये एक दृष्टिपाषाण है, उरोबोरस ने अपनी ऊंची आवाज में कहा। इसे अपने पास रखो। जब भी संदेह की परछाई बहुत गहरी हो जाए तो इसे अपनी हथेली में भींच लेना। यह तुम्हारी ऊर्जा को मेरे प्राण सेतु से जोड़ेगा और तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाएगा। उसने वह पत्थर अनिका के हाथ में थमा दिया और फुसफुसाते हुए जोड़ा, यह ठंडा हो जाएगा जब वह तुम्हारे बहुत करीब होगा। अनिका का दिल
एक पल के लिए धड़कना भूल गया। ये सिर्फ एक पत्थर नहीं था, ये एक डिटेक्टर था, एक ऐसा हथियार जो उसे उस अदृश्य दुश्मन के खिलाफ लड़ने की एक छोटी सी उम्मीद देता था। अब जाओ, ओरोबोरस ने अपनी सामान्य आवाज में कहा, और याद रखना, सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है। अनिका ने सिर झुकाया और उस गुप्त दरवाजे की ओर मुड़ी। दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर रात पूरी तरह से घिराई थी। अंगरक्षक अपनी जगहों पर सतर्क खड़े थे। जब अनिका बाहर निकली तो उसने अपने हाथ में उस काले पत्थर को कसकर भींच लिया। वह सामान्य तापमान का था। वह धीरे धीरे चलकर अपनी पालकी की ओर बढ़ी। अंगरक्षक उसके चारों ओर अपना घेरा बनाने लगे। जैसे ही वह पालकी में बैठने के लिए झुकी, उसके ठीक पीछे हवा का एक ठंडा झोंका आया जो बाकी रात से अलग था, और उसके हाथ में पकड़ा पत्थर अचानक बर्फ की तरह ठंडा हो गया। वह वहीं जम गई। उसकी पीठ के बाल खड़े हो गए। छाया, वह उसके ठीक पीछे था, इतनी करीब कि अगर वह मुड़ती तो शायद उससे टकरा जाती। पत्थर की ठंडक एक जलती हुई सच्चाई की तरह उसकी नसों में दौड़ गई। वह बचकर नहीं निकली थी। वह अब भी परछाई की आंखों के ठीक सामने खड़ी थी। कमरा एक अखाड़ा बन चुका था, और वर्धमान का सवाल एक ऐसा चक्रव्यूह था जिसका कोई निकास नहीं था। अनिका की नजरें मेज पर पड़े उस काले चिकने पत्थर पर थीं, जो अब सिर्फ एक पत्थर नहीं, बल्कि उसकी पूरी कहानी का, उसके पूरे धोखे का एकमात्र गवाह था। वह ठंडा था, एक धीमी फैलती हुई ठंडक जो उसे बता रही थी कि खतरा गलियारे में है, उसकी आंखों के ठीक सामने, पर उसकी समझ से परे। तो विक्रम, वर्धमान ने अपनी कुर्सी पर आराम से बैठते हुए दोहराया। उसकी आवाज में एक शिकारी का धैर्य था जो अपने शिकार को जाल में फंसा हुआ देख रहा हो। संदूक कहाँ है? अनिका ने अपनी नजरें पत्थर से हटाईं और सीधे वर्धमान की आंखों में देखा। डर और हताशा के उस बवंडर के बीच उसके भीतर से एक ठंडी निर्मम स्पष्टता उभरी। ये ओरोबोरस की सलाह थी, पहरेदार को ही अपना रास्ता बना लो। प्रधान आचार्य, उसने अपनी आवाज को शांत और गहरा बनाते हुए कहा, जैसे वह कोई मामूली रहस्य नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय सत्य उजागर कर रही हो। आपकी परीक्षा का तरीका गलत है। वर्धमान की भौहें 1 मिलीमीटर ऊपर उठी। गलत? हाँ। अनिका ने उस पत्थर को उठाया और अपनी हथेली में रख लिया। यह दृष्टि पाषाण किसी धातु या लकड़ी के संदूक को ढूंढने के लिए नहीं है। ये कोई बाजार का जादुई खिलौना नहीं है। ये एक दर्पण है जो अस्तित्व के संतुलन में आई दरार को दिखाता है। ये मुझे बताता है कि खतरा कहाँ है, झूठ कहाँ है, और किस दिशा से अंधकार आ रहा है। उसने अपनी आंखें बंद की, एक गहरा नाटकीय अभिनय करते हुए, जैसे वह किसी दूर की तरंग को महसूस कर रही हो। इस समय उसने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, यह पत्थर मुझे आपके संदूक का पता नहीं बता रहा। ये मुझे एक ज्यादा बड़े और ज्यादा नजदीकी खतरे का पता बता रहा है। ये कांप रहा है प्रधानाचार्य, ये ठंडा पड़ रहा है, और इसकी ठंडक का स्रोत आपका छिपाया हुआ संदूक नहीं है। उसने अपना कांपता हुआ हाथ उठाया और अध्ययन कक्ष के खुले दरवाजे से बाहर उस भीड़ भरे गलियारे की ओर इशारा किया। खतरा वहां है। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट थी, लेकिन वह पूरे कमरे में गूंज गई। इस परिषद की दीवारों के भीतर इसी समय कोई ऐसा मौजूद है जिससे इस दिव्य पत्थर को मेरे जीवन के लिए खतरा महसूस हो रहा है। आपके संदूक की परीक्षा इस ज्यादा बड़े खतरे के कारण बाधित हो रही है। ये एक ऐसा दांव था जिसने पूरी बिसात ही पलट दी थी। उसने वर्धमान की परीक्षा को उसी के खिलाफ एक हथियार बना दिया था, एक ऐसी सुरक्षा चूक को उजागर करते हुए जिसे वर्धमान कभी स्वीकार नहीं करना चाहता। वर्धमान के चेहरे पर एक पल के लिए क्रोध और अविश्वास का मिश्रण आया। ये एक सिद्ध बहाना था, इतना सिद्ध कि यह सच भी हो सकता था। वह अपनी कुर्सी से उठा और दरवाजे की ओर बढ़ा। उसकी नजरें गलियारे में मौजूद लोगों की भीड़ का जायजा ले रही थीं। अनिका ने भी उसी दिशा में देखा। गलियारा सामान्य लग रहा था। सेवक आ जा रहे थे, विद्वान अपनी पांडुलिपियों में डूबे हुए थे, पहरेदार अपनी जगहों पर तैनात थे, लेकिन पत्थर अब भी ठंडा था। और तभी अनिका ने उसे देखा। भीड़ के एक कोने में एक व्यक्ति खड़ा था जो बाकी सबसे अलग था। वह अधेड़ उम्र का था।
उसके वस्त्र किसी यात्री या वैद्य जैसे थे और उसके चेहरे पर एक शांत, लगभग तटस्थ मुस्कान थी। वह कुछ नहीं कर रहा था, बस खड़ा होकर देख रहा था, जैसे वह इस पूरे दरबार के नाटक का एक मूक दर्शक हो। उसकी और अनिका की आंखें एक पल के लिए मिलीं। उस व्यक्ति की आंखों में कोई शत्रुता नहीं थी, कोई जिज्ञासा नहीं थी, सिर्फ एक शांत, गहरी समझ थी, जैसे वह अनिका के मुखौटे के पार देख सकता हो। उसी एक पल में अनिका के हाथ में पकड़ा पत्थर एक तीव्र, बर्फीली लहर के साथ कांप उठा। ये वही था, खतरे का स्रोत। कौन है वह? वर्धमान ने पूछा। उसकी आवाज में अब एक कठोर आदेश था, जैसे वह अनिका के विचारों को पढ़ रहा हो। मैं नहीं जानता, अनिका ने सच कहा। उसकी नजरें अब भी उस अजनबी पर टिकी थीं। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। वर्धमान ने अपने एक पहरेदार को बुलाया और उसकी ओर इशारा करते हुए कुछ फुसफुसाया। पहरेदार तुरंत उस दिशा में चला गया, लेकिन जब तक वह पहरेदार भीड़ को चीरता हुआ उस जगह पहुंचा, वह अजनबी व्यक्ति वहां से जा चुका था, जैसे वह कभी था ही नहीं। एक धुएं की तरह भीड़ में घुल गया था। वर्धमान वापस अपनी मेज पर आया। संदूक की परीक्षा अब पूरी तरह से भुला दी गई थी। उसकी जगह एक नए, ज्यादा वास्तविक खतरे ने ले ली थी। आज के लिए इतना काफी है, उसने अनिका से कहा। उसकी आवाज में एक नई गहरी चिंता थी। अपने कक्ष में जाओ, और हाँ, अब तुम्हारी सुरक्षा दोगुनी कर दी जाएगी। अनिका अपने कक्ष में लौट आई। उसका दिमाग घूम रहा था। वह वर्धमान की परीक्षा से बच गई थी, लेकिन ऐसा करने के लिए उसने एक ऐसे दुश्मन के अस्तित्व को उजागर कर दिया था, जिसके बारे में वह खुद कुछ नहीं जानती थी। उसने उस अजनबी के चेहरे को याद करने की कोशिश की। वह शांत मुस्कान, वह भेदती हुई नजर। वह कौन था? एक नया खिलाड़ी, या ओरोबोरस का ही कोई आदमी, या कोई तीसरा, पूरी तरह से अलग? वह परिषद की खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई, बाहर शहर की भीड़ को देखते हुए। उसे लगा जैसे वह एक ऐसे मेले में खड़ी है जहां हर किसी ने एक मुखौटा पहन रखा है, और उसे नहीं पता कि किस मुखौटे के पीछे दोस्त है और किसके पीछे दुश्मन। उसने अपने हाथ में पकड़े उस काले पत्थर को देखा। ये अब सिर्फ एक डिटेक्टर नहीं था, ये एक कंपास था। एक ऐसा कंपास जो उसे इस खतरनाक, अनजान जंगल में रास्ता दिखा सकता था। और उसे एहसास हुआ कि उसका अगला कदम क्या होगा। उसे उस अजनबी को ढूंढना था, उसे उस मुखौटे को उतारना था, चाहे उसके पीछे कोई भी चेहरा क्यों ना हो। खेल अब सिर्फ परिषद की दीवारों या दरबार की साजिशों तक सीमित नहीं था। खेल अब पूरे विदिशा शहर में फैल चुका था।